AA इजी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद मोनिश थापा। हमें बचपन से ना एक बात लगातार सिखाई जाती है कि अगर जिंदगी में बड़ा पैसा कमाना है तो बड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा। राइट, हाई रिस्क हाई रिटर्न। आई मीन ये एक ऐसी थ्योरी है जिसे पूरी दुनिया बिना सवाल किए बस मान लेती है। एग्जैक्टली पर क्या हो अगर हम कहें कि दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोगों ने वेल्थ तब बनाई जब उनका रिस्क वर्चुअली जीरो था। साउंड्स इम्पॉसिबल है ना? हाँ, मतलब काउंटर इंट्यूटिव लगता है। पर आज की इस गहरी और विस्तृत चर्चा में हम लोग मोनिश पबराई की मशहूर किताब द धांधो इन्वेस्टर के पहले हिस्से का एक विस्तृत विश्लेषण करने वाले हैं, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक। बिल्कुल, और हमारा मिशन इस डिस्कशन में बड़ा क्लियर है। हमें इस धांधो फिलॉसफी की कोर में जाना है, ये समझने के लिए कि कैसे वर्चुअली ना के बराबर डाउनसाइड के साथ आउटसाइज रिटर्न्स जनरेट किए जा सकते हैं। तो धंधों का असली मतलब क्या है, यहां से शुरू करते हैं। मैं जब ये पढ़ रहा था तो ये कॉन्सेप्ट बार बार सामने आ रहा था। हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। वही इसकी फाउंडेशन है। कन्वेंशनल फाइनेंस को पूरी तरह उल्टा करना होगा हमें। यानी अगर सिक्का फेवर में गिरा तो जीत बहुत बड़ी होगी, और अगर खिलाफ गिरा तो नुकसान इतना छोटा होगा कि फाइनेंशियल सर्वाइवल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। टेल्स आई डोंट लूज मच, ये वेल्थ क्रिएशन का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है। एब्सोल्युटली। और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझने के लिए हमें हिस्ट्री के एक बहुत स्पेसिफिक चैप्टर में जाना होगा, जहां से इस धंधो मॉडल का उद्गम हुआ, यानी पटेल मोटेल सिंडिकेट की ओरिजिन स्टोरी। राइट। तो हिस्ट्री का ये चैप्टर शुरू होता है 1970s के दशक में युगांडा में। वहाँ एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ था, जिसके चलते वहाँ के एशियन ओरिजिन लोगों को, जिनमें एक बड़ी तादाद गुजरातीज की थी, अचानक देश छोड़ने का आदेश दिया गया था। यहाँ ये क्लियर करना जरूरी है कि हम उस पॉलिटिकल डिसीजन या किसी भी पक्ष को इंडोर्स या क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर सिर्फ उन हिस्टोरिकल फैक्ट्स को रिपोर्ट कर रहे हैं जो सोर्स मटेरियल में मौजूद हैं। सही कहा। तो वो लोग अपना सब कुछ छोड़कर एज रेफ्यूजीज अमेरिका पहुंचे। उनके पास ना के बराबर कैपिटल था, लैंग्वेज बैरियर था, नई जगह का, और फॉर्मल एजुकेशन भी कम थी। आई मीन स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। वही तो। फिर अचानक ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई कि वो अमेरिका के रियल एस्टेट और मोटेल इंडस्ट्री के टाइकून्स बन गए? इस सवाल का जवाब हमें मिलती है पापा पटेल की कहानी में। जब पापा पटेल अपनी फैमिली के साथ अमेरिका आए तो उस वक्त ना इकोनॉमी एक भयानक रिसेशन से गुजर रही थी। बैंक इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई थे और प्रॉपर्टी की कीमतें एकदम गिरी हुई थी। उन्होंने नोटिस किया कि एक छोटा सा डिस्ट्रेस्ड मोटेल सेल पर है। उसकी टोटल कीमत सिर्फ 0.5 लाख डॉलर्स थे। 0.5 लाख डॉलर्स? ओके, राइट। अब एक आम इंसान इस हालत में रिस्क लेने से डरता, लेकिन पापा पटेल ने अपने दोस्तों से मिलकर सिर्फ 0.05 लाख डॉलर्स कैश डाउन पेमेंट का इंतजाम किया। वेट, सिर्फ 0.05 लाख डॉलर्स कैश दिया? हाँ, बस उतना ही, और बाकी का अमाउंट बैंक से फाइनेंस करवा लिया। अब यहाँ से धांधो मॉडल का एग्जीक्यूशन एक्चुअली शुरू होता है। उन्होंने किसी नॉर्मल बिजनेस ओनर की तरह नहीं सोचा। मतलब क्या अलग किया उन्होंने? पूरी फैमिली उसी मोटेल के 2 कमरों में शिफ्ट हो गई। इस एक सिंगल कदम से उनकी पर्सनल हाउसिंग कॉस्ट लगभग 0 हो गई, कम्यूटिंग कॉस्ट 0 हो गई, और उन्होंने बाहर के सारे एम्प्लॉइज को निकाल दिया। ओह वाओ, सब कुछ इन हाउस? सारा काम फैमिली ने खुद हैंडल किया। ये तो कॉस्ट कटिंग का एक्सट्रीम लेवल था। और जब ऑपरेशनल कॉस्ट्स इस हद तक गिर जाएं, तो प्राइसिंग पावर तो अपने आप मिल जाती है। वही तो फायदा हुआ, क्योंकि उनकी ओवरहेड्स ना के बराबर थी। वो अपने मोटेल के रूम रेट्स आसपास के सभी मोटेल से बहुत सस्ते रख सकते थे, और सस्ते रेट्स होने के बावजूद उनका प्रॉफिट मार्जिन सबसे हाई था। मैथमेटिकल टर्म्स में देखें तो ये लगभग जादू जैसा लगता है। उन्होंने अपनी जेब से सिर्फ 0.05 लाख डॉलर्स इन्वेस्ट किए थे। सारी कॉस्ट्स और लोन पेमेंट्स निकालने के बाद पहले ही साल उन्होंने लगभग उतना ही कैश फ्लो जनरेट कर लिया। यानी उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल प्रैक्टिकली इन्फिनिट हो गया। इन्फिनिट रिटर्न। और इस लो कॉस्ट धंधो मॉडल का आज ये असर है कि पटेल कम्युनिटी के पास अमेरिका में 4,000 करोड़ डॉलर्स के मोटेल एसेट्स हैं। 4,000 करोड़ डॉलर्स, अनबिलीवेबल है। हाँ, और हर साल वो लगभग 72.5 करोड़ डॉलर्स सिर्फ टैक्सेस में भरते हैं। यहाँ जो सबसे बड़ा मैकेनिज्म काम कर रहा है ना, वो है स्ट्रक्चरल रिस्क एलिमिनेशन। ये सिर्फ एक हार्डवर्किंग फैमिली की सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये कैपिटल एलोकेशन का एक प्रॉपर मास्टर क्लास है। सही बात है। पर अगर हम इस स्ट्रक्चरल रिस्क एलिमिनेशन को थोड़ा चैलेंज करें,
जैसे हमने शुरू में बात की थी कॉइन टॉस वाली एनालॉजी की, हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच के बारे में। राइट। अगर कोई सोचे कि क्या होगा अगर पापा पटेल का मोटेल डूब जाता, मतलब अगर बैंक उनका मोटेल सीज कर लेता, तो ये पूरी थियरी फेल हो जाती है, राइट? देखने में ऐसा लगता है, पर जब हम डीपली एनालाइज करते हैं तो समझ आता है कि उनका रियल रिस्क था ही नहीं। कैसे? उनका सबसे बड़ा हथियार, यानी उनका एस इन द होल, उनकी एक छोटी सी ग्रोसरी स्टोर की जॉब थी। बस उसी मिनिमम वेज जॉब पर चले जाते हैं। 1-2 साल और मेहनत करके वो वापस से $0.05 लाख बचा सकते थे और दोबारा एक और प्रॉपर्टी ट्राई कर सकते थे। राइट। उनका डाउनसाइड पूरी तरह से कवर्ड था। उनके पास प्रैक्टिकली खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन अपसाइड की तो कोई लिमिट ही नहीं थी। डाउनसाइड प्रोटेक्शन ही वो कोर इंजन है जो धंधों को आगे बढ़ाता है। अक्सर ये मान लिया जाता है कि ये पापा पटेल की स्ट्रैटेजी सिर्फ 1970s के उस स्पेसिफिक रिसेशन और इन्फ्लेशन के दौर का एक वन टाइम मिरेकल था कि दोबारा नहीं हो सकता ऐसा। एग्जैक्टली। लेकिन मनीलाल की कहानी इस बात को झुठला देती है। मनीलाल, जो पटेल नहीं पर वही बैकग्राउंड शेयर करते हैं, उन्होंने बिल्कुल यही प्रिंसिपल्स मॉडर्न एरा में अप्लाई किए। मॉडर्न एरा में? कब? 9/11 के अटैक्स के बाद। उस वक्त पूरी ट्रैवल इंडस्ट्री तबाह हो चुकी थी। लोग डर के मारे ट्रैवल नहीं कर रहे थे और होटल ऑक्यूपेंसी रेट्स एकदम रिकॉर्ड लो पर थे। उस पैनिक के टाइम पर। हाँ, ऐसे डिप्रेस्ड मार्केट में मनीलाल ने मोरेनो वैली में एक बेस्ट वेस्टर्न मोटेल $4.5 करोड़ में खरीदा। $4.5 करोड़? हाँ, और इस डील का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या था? ठीक वैसा ही जैसा पापा पटेल ने किया था। लगभग वैसा ही। टोटल डाउन पेमेंट $1.4 करोड़ थी। इसमें मनीलाल और उनकी फैमिली ने सिर्फ $3.5 लाख का अपना कैपिटल लगाया और बाकी का कैपिटल दोस्तों और पार्टनर्स से पूल किया। ओ, खुद का पैसा सिर्फ $3.5 लाख लगा? राइट। फिर जब मार्केट थोड़ा रिकवर हुआ और उन्होंने वही धंधो स्टाइल एफिशिएंट मैनेजमेंट लागू की, तो ऑपरेशंस हेवीली प्रॉफिटेबल हो गए। सिर्फ 4 साल के अंदर उस मोटेल की वैल्यू डबल होकर $9 करोड़ हो गई। 4 साल में $9 करोड़। उन्होंने वर्चुअली ना के बराबर अपने कैपिटल को रिस्क में डाला, एक एक्सट्रीम डिस्ट्रेस वाली इंडस्ट्री में घुसे और मैसिव वेल्थ क्रिएट की। जब भी हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां असिमेट्रिक रिस्क रिवॉर्ड हो, यानी डाउनसाइड रिस्ट्रिक्टेड हो और अपसाइड डिसप्रोपोर्शनेट हो, वहां पूरे कन्विक्शन के साथ एक्ट करना ही धंधो है। डेफिनेटली। पर एक डाउट आता है यहाँ। मोटेल इंडस्ट्री एक फिजिकल हाइपर लोकल बिजनेस है। इस थियरी का असली टेस्ट तो तब होता है ना, जब हम इसे बड़ी ग्लोबल कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में देखते हैं। वही सबसे बड़ा सवाल है कि नीचे बिजनेसेस से बाहर निकलकर क्या धंधो मॉडल बड़े स्केल पर काम करता है। जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री का उदाहरण लेते हैं। हमें हमेशा से यही लगता है कि अगर एक नई एयरलाइन शुरू करनी है तो मैसिव वेंचर कैपिटल बैकिंग चाहिए, ह्यूज अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। पर रिचर्ड ब्रांसन ने एक वीकेंड के अंदर वर्जिन अटलांटिक शुरू करने का प्लान बना लिया था। हाँ, एक वीकेंड में। ये सुनने में एक बेहद रिस्की और इम्पल्सिव कदम लगता है किसी के लिए भी। लगता तो है। ब्रांसन को पब्लिक एक फ्लम्बॉयंट, डेंजर लविंग रिस्क टेकर के रूप में देखती है, पर प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो एक मास्टर रिस्क मिनिमाइजर है। वर्जिन अटलांटिक का लॉन्च धंधो फ्रेमवर्क का एक शानदार डिस्प्ले था। कैसे मैनेज किया उन्होंने इतना बड़ा कैपिटल रिस्क? ब्रांसन ने उस वक्त नोटिस किया कि एयरलाइन इंडस्ट्री में पैसेंजर सर्विस का एक बड़ा गैप है। अब एक नई एयरलाइन शुरू करने के लिए उन्हें एक बोइंग प्लेन की जरूरत थी, जिसकी कीमत लगभग $200 करोड़ थी। ना पैसा तो किसी के पास लिक्विडिटी में नहीं होता नॉर्मली। एग्जैक्टली। नॉर्मली कोई भी $200 करोड़ का रिस्क नहीं लेगा एक नए वेंचर पर। तो उन्होंने बोइंग की मैनेजमेंट को कन्विंस किया कि वो उन्हें एक प्लेन शॉर्ट टर्म लीज पर दे दें। हाँ, खरीदा नहीं, लीज पर लिया। राइट। ब्रांसन ने पेपर पर कैलकुलेट किया कि अगर उनकी एयरलाइन बुरी तरह फेल हो जाती है और उन्हें प्लेन इमीडिएटली वापस करना पड़ता है, तो पेनल्टी और लीजिंग का उनका मैक्सिमम फाइनेंशियल डाउनसाइड सिर्फ $20 लाख का होगा। $20 लाख का रिस्क। और इस $20 लाख के रिस्क को पर्सपेक्टिव में रखना भी जरूरी है, क्योंकि उस वक्त उनकी रिकॉर्ड कंपनी पहले से ही एनुअली $1.2 करोड़ कमा रही थी। सही पकड़ा। यानी उनका वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर एयरलाइन फेल भी हुई तो उनके एग्जिस्टिंग बिजनेस के 1 साल के प्रॉफिट के एक बहुत छोटे से हिस्से से भी कम था। यहां उन्हें किसी वेंचर कैपिटलिस्ट से $6 करोड़ रेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ना ही इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ी। इक्वेशन उनके लिए बिल्कुल साफ था। हेड्स आई विन इन एयरलाइन, टेल्स आई लूज अ फ्रैक्शन ऑफ माई ईयरली प्रॉफिट्स। डाउनसाइड बिल्कुल कैप्ड
अपसाइड प्रैक्टिकली इन्फिनिट। ये बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी थी। और इससे एक और बड़ा आयाम खुलता है। जब ब्रांसन ने देखा कि ये एसेट लाइट मॉडल काम करता है तो उन्होंने इसे दूसरी इंडस्ट्रीज में कॉपी करना शुरू किया। जैसे वर्जिन मोबाइल। एग्जैक्टली। वर्जिन मोबाइल के केस में उन्होंने टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, सेल टावर्स या स्पेक्ट्रम पर हैवी कैपिटल कभी नहीं लगाया। उन्होंने सिर्फ अपनी ब्रांड वैल्यू को लेवरेज किया दूसरी कंपनीज के नेटवर्क पर। जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट जीरो हो तो फेलियर का रिस्क भी जीरो के बराबर हो जाता है। पर चलिए, ब्रांसन एक एस्टैब्लिश ग्लोबल ब्रांड थे, उनके पास लेवरेज था ऐसी डील्स निकालने का। पर लक्ष्मी मित्तल का एग्जाम्पल इस फ्रेमवर्क को शायद सबसे टॉक्सिक और चैलेंजिंग कंडीशंस में टेस्ट करता है। मित्तल धंधा वो सच में फैसिनेटिंग है। सच में मित्तल का अप्रोच तो टोटली काउंटर इंट्यूटिव लगता है। आज के टेक इन्वेस्टर्स हमेशा एसेट लाइट मॉडल ढूंढते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का केस ले लो, जहां एक बार कोड लिखो और उसकी लाखों करोड़ों कॉपियां बेचो, मार्जिन लगभग 100% होता है। राइट, हाई मार्जिन, लो फिजिकल एसेट। लेकिन मित्तल ने स्टील इंडस्ट्री जैसे बेकार इकोनॉमिक्स वाले सेक्टर में पैसा लगाया। स्टील एक प्योर कमोडिटी है जहां प्राइस कंट्रोल मार्केट के पास होता है, हेवी रॉ मटेरियल कॉस्ट्स हैं, मैसिव फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है और लेबर यूनियंस के हजारों इश्यूज होते हैं। एकदम टॉक्सिक एनवायरनमेंट। तो ऐसी इंडस्ट्री में उन्होंने पैसा बनाया कैसे? उन्होंने कजाकिस्तान और मेक्सिको में हेविली डिस्ट्रेस प्लांट्स खरीदे थे। जैसे मेक्सिको का एक प्लांट जिसे बनाने में लगभग $200 करोड़ लगे थे। $200 करोड़? हाँ, उस मेगा प्लांट को उन्होंने सिर्फ $22 करोड़ में खरीद लिया। पर यहां मुझे एक कंफ्यूजन होती है। स्टील इंडस्ट्री जहां प्रॉफिट मार्जिन इतना पतला है और ऑपरेशंस मैनेज करना इतना मुश्किल है, वहां कोई इन्वेस्टर अपना इनिशियल ह्यूज कैपिटल ब्लॉक क्यों करेगा? सस्ता मिलना ठीक है, पर अगर इंडस्ट्री ही खराब है तो ये एक वैल्यू ट्रैप नहीं लगता? एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टर की नज़र से देखोगे तो हाँ, ये एक डेफिनेट वैल्यू ट्रैप लग सकता है। लेकिन यहाँ लक्ष्मी मित्तल की मारवाड़ी बिजनेस फिलॉसफी काम आती है। मरवाड़ी फिलॉसफी कैसे? हिस्टोरिकली मारवाड़ीज को धंधों का सबसे शानदार प्रैक्टिशनर माना जाता है। उनका कैपिटल एलोकेशन का नियम बहुत ही स्ट्रिक्ट और सिंपल होता है। वो किसी भी बिजनेस में पैसा तभी लगाते हैं जब उन्हें पूरा यकीन हो कि ऑपरेशंस ठीक करने के बाद आने वाले 3 साल के अंदर डिविडेंड्स के रूप में उन्हें उनका लगाया हुआ पूरा कैपिटल वापस मिल जाएगा। 3 साल में पूरा कैपिटल वापस? हाँ, प्रिंसिपल अमाउंट फुली रिकवर्ड। अब देखो, मित्तल ने जब $200 करोड़ की इंट्रिंसिक कॉस्ट वाले प्लांट को $22 करोड़ में खरीदा तो उनका कैपिटल बेस एक्सट्रीम लेवल पर छोटा हो गया। तो डिनोमिनेटर इतना छोटा हो गया कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई दिखेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि उनका इन्वेस्टेड कैपिटल इतना कम था, ऑपरेशंस में थोड़ी सी भी एफिशिएंसी लाने पर जो कैश फ्लो जनरेट हुआ ना, उसने उन्हें 3 साल में पूरा $22 करोड़ वापस कर दिया। वाओ! और उसके बाद आने वाले सालों में जो भी प्रॉफिट हुआ वो तो प्योरली इन्फिनिट रिटर्न था। एक्सट्रीम डिस्काउंट ने उनके रिस्क को कंप्लीटली खत्म कर दिया था शुरुआत में ही। यही तो धंधो है। पर यहाँ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। क्या? अगर हम इन सारी कहानियों का सार निकालें, पापा पटेल, मनीलाल, रिचर्ड ब्रांसन और लक्ष्मी मित्तल, तो एक क्लियर पैटर्न नजर आता है। पर एक आम इन्वेस्टर सोचेगा कि उसके पास ना तो डिस्ट्रेस्ड स्टील प्लांट खरीदने का एक्सेस है और ना ही बोइंग के सीईओ से नेगोशिएट करने का नेटवर्क है। सही बात है। हमें तो एक छोटा रिटेल बिजनेस खरीदने में भी अपनी पूरी नेटवर्क लगानी पड़ सकती है। राइट। तो एक रेगुलर इंसान इन बिलियनेयर्स की तरह धंधो फ्रेमवर्क का फायदा फाइनली कैसे उठा सकता है? मुझे लगता है इसका जवाब बुक के अगले सेक्शन में क्लियर होता है। धंधो फिलॉसफी का असर सिर्फ प्राइवेट इक्विटी या रियल एस्टेट तक सीमित नहीं है। नए बिजनेस को ग्राउंड अप बिल्ड करने में या एक एंटायर एग्जिस्टिंग प्राइवेट बिजनेस खरीदने में बहुत फिजिकल और मेंटल मेहनत लगती है। बहुत ज्यादा इन्वेंट्री, एम्प्लॉइज, लीगल रेगुलेशंस, सब कुछ हैंडल करना पड़ता है खुद से। वही इसका प्रैक्टिकल और आसान ऑल्टरनेटिव है एग्जिस्टिंग बिजनेसेस के फ्रैक्शंस खरीदना, यानी स्टॉक मार्केट का इस्तेमाल करना। स्टॉक मार्केट तो यहाँ धंधों के कोर प्रिंसिपल्स डायरेक्टली लागू होते हैं। अगर हम बुक में बताए गए उन 9 की प्रिंसिपल्स को एनालाइज करें तो ये पब्लिक मार्केट्स के लिए परफेक्ट ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल। पहला तो वही है, नया स्टार्टअप शुरू करने के बजाय एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करो। दूसरा, सिंपल बिजनेसेस ढूंढो जिन्हें आसानी से समझा जा सके। तीसरा, डिस्ट्रेस्ड बिजनेसेस जो डिस्ट्रेस्ड इंडस्ट्रीज में हो उन्हें टारगेट करो। ड्यूरेबल मोड्स यानी स्ट्रॉन्ग कंपेटिटिव एडवांटेज वाली कंपनीज चुनो।
आर्बिट्राज पर फोकस करो, यानी वैल्यू और प्राइस के बीच का डिफरेंस, और हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन करो। लो रिस्क और हाई अनसर्टेनिटी वाले सेटअप ढूंढो। और सबसे खास, इनोवेटर बनने की जगह कॉपीकैट बनना बेहतर है। स्टॉक मार्केट ना एक आम इन्वेस्टर को लो कैपिटल रिक्वायरमेंट और हाई लिक्विडिटी जैसी ऐसी सुविधाएं देता है जो प्राइवेट बिजनेस में मिलती ही नहीं है। ट्रू, आप जब चाहें स्टॉक्स खरीदे बेच सकते हैं। और एक बहुत बड़ा फैक्टर जो प्राइवेट मार्केट्स में मुश्किल पैदा करता है वो यहाँ ना के बराबर होता है, और वो है अल्ट्रा लो फ्रिक्शनल कॉस्ट्स। फ्रिक्शनल कॉस्ट्स। जब हम ऑड्स, बेट्स और ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट मुझे किसी और जगह की याद दिलाता है। किस चीज के? वेट, अगर हम स्टॉक मार्केट के मैकेनिक्स को देखें, जहां कॉन्स्टेंटली बिड्स और ऑफर्स आते हैं और प्राइस चेंज होता है सेकंड बाय सेकंड, तो ये पूरा मैकेनिज्म हॉर्स रेसिंग के पहले म्यूचुअल बेटिंग सिस्टम की तरह नहीं लगता? हाँ, काफी हद तक सिमिलर है। जैसे रेस ट्रैक पर लोग घोड़ों पर बेट करते हैं, जैसे जैसे नई बेड्स आती हैं पूल में, ऑड्स लगातार फ्लक्चुएट होते रहते हैं। स्टॉक मार्केट बिल्कुल एक ऑक्शन प्रोसेस वाला पैराम्यूचुअल सिस्टम ही तो है। पर दोनों में एक फंडामेंटल जमीन आसमान का अंतर है। वही फ्रिक्शनल कॉस्ट का। रेस ट्रैक पर ट्रैक ओनर या बुकी लगभग 17% पैसा फ्रिक्शनल कॉस्ट के रूप में अपनी जेब में पहले ही रख लेता है। मैथमेटिकल टर्म्स में देखा जाए तो आप पहले ही 17% नेगेटिव रिटर्न से शुरू कर रहे हैं अपनी बेट, जो कि टेरेबल ऑड्स है। 2.5% से भी कम होती हैं। हम ट्रैक पर खड़े हैं, ऑड्स देख रहे हैं, पर हमें हर रेस में बेट लगाने की कोई मजबूरी नहीं है। ये परिम्यूचुअल बेटिंग की एनालॉजी धांधो अप्रोच को परफेक्टली कैप्चर करती है एक्चुअली। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स के पास ये लिबर्टी होती है कि वो अपनी पिच के आने का वेट कर सकें। फैट पिच का वेट। राइट। जब पूरा मार्केट किसी टेम्पररी बैड न्यूज की वजह से पैनिक में हो, अनसर्टेनिटी बहुत हाई हो, पर एक्चुअल लॉन्ग टर्म रिस्क लो हो, सिर्फ तभी अपना कैपिटल डिप्लॉय करें। लेकिन बेट कब करनी है, ये तय करने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि जिस कंपनी को हम खरीद रहे हैं उसकी आंतरिक कीमत यानी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। अगर हमें असल कीमत ही नहीं पता होगी तो हम ये कैसे तय करेंगे कि मार्केट उसे डिस्काउंट पर दे रहा है या नहीं? वही तो इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने का क्या तरीका है फिर? इसके लिए हमें वैल्यूएशन की किसी बहुत कॉम्प्लेक्स मैथ में फंसने की जरूरत नहीं है। जॉन बार विलियम्स ने डिस्काउंटेड कैश फ्लो या DCF का फॉर्मूला दिया था, जो कि सरप्राइजिंगली सिंपल है अगर हम इसके पीछे के बेसिक लॉजिक को समझें। एक सिंपल एग्जांपल से बताते हैं। हाँ, एक बेसिक बिजनेस लेते हैं। मान लीजिए एक आम गैस स्टेशन है। मान लीजिए कि आप एक गैस स्टेशन खरीदना चाहते हैं जो मार्केट में $5 लाख में सेल पर लगा है। ठीक है, आस्किंग प्राइस $5 लाख है। राइट। अब उसकी असली वैल्यू निकालने के लिए ये देखना है कि ये बिजनेस फ्यूचर में जेब में कितना पैसा डालेगा। एनालिसिस के बाद पता चलता है कि ये गैस स्टेशन हर साल लगभग $1 लाख का फ्री कैश फ्लो देगा। फ्री कैश फ्लो यानी सारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, टैक्सेस और रीइन्वेस्टमेंट निकालने के बाद बचा हुआ प्योर कैश। एग्जैक्टली। ये $1 लाख कैश फ्लो आने वाले 10 साल तक लगातार आएगा, और 10 साल के बाद जब उस बिजनेस को बेचेंगे तो मान लीजिए वो $10 लाख में बिक जाएगा रेसिजुअल वैल्यू पे। अब क्योंकि फ्यूचर में मिलने वाले पैसे की कीमत आज के मुकाबले थोड़ी कम होती है इन्फ्लेशन की वजह से, हम इन सारे फ्यूचर कैश फ्लोज को एक डिस्काउंट रेट जैसे 10% का इस्तेमाल करके आज की प्रेजेंट वैल्यू में पुल बैक करते हैं। कैलकुलेशन के बाद इस गैस स्टेशन की टोटल इंट्रिंसिक वैल्यू लगभग $10 लाख निकल कर आती है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन का निष्कर्ष ये निकलता है कि जिस एसेट की सच्ची कीमत $10 लाख है आज, मार्केट उसे किसी पैनिक या डिस्ट्रेस की वजह से आज सिर्फ $5 लाख में दे रहा है। ये सीधा 50% का डिस्काउंट है। और यही 50% गैप जो है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मार्केट में आगे कुछ भी हो, इकोनॉमी स्लो हो जाए या आने वाले दिनों में थोड़ा नुकसान भी हो जाए, ये बड़ा डिस्काउंट कैपिटल को सेफ रखता है लॉस से। पर यहाँ एक अगला बड़ा प्रैक्टिकल रोड ब्लॉक आता है। कैसा रोड ब्लॉक? अगर स्टॉक मार्केट इतना ही एफिशिएंट है और इन्फॉर्मेशन सबके पास है, तो ऐसी शानदार डिस्काउंटेड और डिस्ट्रेस्ड कंपनीज रोज रोज तो मिलती नहीं है। ज्यादातर स्टॉक्स अपनी फेयर वैल्यू पर ही ट्रेड करते हैं। तो ऐसी स्पेसिफिक डील्स लोग ढूंढे कहां से? ऐसी मिसप्राइज्ड अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए किताब में कुछ स्पेसिफिक एवेन्यूज और फ्रेमवर्क्स बताए गए हैं, जैसे कि वैल्यू इन्वेस्टर्स क्लब। ये एक हाईली क्यूरेटेड और बहुत एक्सक्लूसिव कम्युनिटी है। वहां पिच करना पड़ता है ना एक्सेस के लिए। हाँ, यहाँ दुनिया भर के टॉप वैल्यू इन्वेस्टर्स अपने डीपली रिसर्च्ड और डीपली डिस्काउंटेड स्टॉक आइडियाज शेयर करते हैं। दूसरा और थोड़ा ज्यादा मैकेनिकल तरीका है जोल ग्रीनब्लैट के मैजिक फॉर्मूला। द लिटिल बुक दैट बीट्स द मार्केट वाला कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली। ये एक क्वांटिटेटिव फिल्टर है
जो मार्केट में ऑटोमेटिकली ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करता है जिनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल बहुत हाई है, लेकिन जो टेम्परेरीली किसी शॉर्ट टर्म इशू की वजह से बहुत सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रही हैं। इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके डिस्ट्रेस्ड बिजनेसेस और इन डिस्ट्रेस्ड इंडस्ट्रीज आसानी से स्पॉट किए जा सकते हैं। लेकिन एक मिनट, यहाँ सिर्फ डिस्ट्रेस्ड होना और सस्ता मिलना ही काफी नहीं है किसी कंपनी को खरीदने के लिए। क्यों? एक बिजनेस सस्ता इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वो सच में बर्बाद होने वाला हो, एक वैल्यू ट्रैप हो। एक बिजनेस लंबा सर्वाइव करेगा या नहीं, ये इस बात पे निर्भर करता है कि उसके पास ड्यूरेबल मोट है या नहीं। मोट, वही कंपेटिटिव एडवांटेज वाली बात। हाँ, मोट यानी एक ऐसी स्ट्रॉन्ग कंपेटिटिव एडवांटेज जो उसके प्रॉफिट्स को बचा कर रखे और दूसरी कंपनीज को मार्केट शेयर छीनने से रोके लंबा समय तक। किताब में इसका एक बड़ा अच्छा और सिंपल उदाहरण दिया है टाउनसी के अकेले बार्बर का। ओ, बार्बर वाली स्टोरी। अगर एक नए और छोटे गांव में सिर्फ एक ही नई यानी बार्बर की दुकान है तो उसके पास एक नेचुरल मोनोपोली होती है। वो अपने हिसाब से हाई प्राइसेस चार्ज कर सकता है क्योंकि गांव वालों के पास हेयरकट के लिए और कोई ऑप्शन ही नहीं है आसपास। ये स्पेशल मोनोपोली एक छोटी सी मोट का काम करती है। राइट। और अगर हम थोड़े बड़े और कॉर्पोरेट लेवल के बिजनेसेस की बात करें तो चिपोटले रेस्टोरेंट इस ड्यूरेबल मोट का एक बेहतरीन मॉडर्न उदाहरण है। उनका बिजनेस इकोनॉमिक्स इतना स्ट्रांग है कि एक नया रेस्टोरेंट खोलने में उन्हें लगभग $7 लाख लगते हैं शुरू में। $7 लाख? ठीक है। एक बार वो सेटअप हो गया तो वो हर साल लगभग $2.5 लाख का फ्री कैश फ्लो प्रॉफिट जनरेट करके देता है। $7 लाख लगाकर हर साल $2.5 लाख वापस आना, ये एक आउटस्टैंडिंग रिटर्न ऑन कैपिटल है। बहुत सॉलिड इकोनॉमिक्स है। पर इनकी मोट क्या है एग्जैक्टली? खाना तो कोई भी बना सकता है। इनकी मोट सिर्फ खाना नहीं है, उनके इंग्रेडिएंट्स की सुप्रीम क्वालिटी, उनकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी और ऑपरेशंस की लाइटनिंग स्पीड, ये सब मिलकर एक ऐसी मोड क्रिएट करते हैं जिसे कॉपी करना दूसरे फास्ट फूड चेन्स के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। ये मोड्स का कॉन्सेप्ट पेपर पे काफी सॉलिड लगता है, लेकिन मैं यहाँ इस मोड थियोरी पर थोड़ा सा पुशबैक देना चाहता हूँ। कैसा पुशबैक? मैं मोड्स को पुराने जमाने के किलों यानी कैसल्स और उन पर हमला करने वाले आक्रमणकारियों यानी इन्वेडर्स की तरह देखता हूँ। एक किला कितना भी विशाल क्यों ना हो, उसके चारों तरफ कितनी भी गहरी और चौड़ी खाई यानी मोट क्यों ना खोदी गई हो, हिस्ट्री गवाह है कि इन्वेडर्स कभी ना कभी उस किले की दीवारें तोड़ ही देंगे। सही पॉइंट है। कैपिटलिज्म का नेचुरल फ्लो ही यही है। जहां पर भी आउटसाइज्ड प्रॉफिट्स होंगे ना, वहां दूसरे कॉम्पिटिटर्स इन्वेडर्स की तरह पूरी फोर्स के साथ अटैक करेंगे। टाउनसी में अगर पहला बार्बर इतना पैसा कमा रहा है तो बहुत जल्द दूसरे बार्बर्स वहां अपनी दुकान खोल ही लेंगे और प्रॉफिट मार्जिन्स को डाउन कर देंगे। कोई भी मोनोपोली हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं रह सकती। इस पुशबैक से वैल्यूएशन का एक बेहद जरूरी और स्ट्रिक्ट नियम निकल कर आता है एक्चुअली, क्योंकि कैपिटलिज्म का फंडामेंटल लॉ है कि कंपटीशन आकर हर मोनोपोली को कभी ना कभी खत्म कर ही देगा। इसीलिए वैल्यूएशन करते वक्त हमें किसी भी बिजनेस के कैश फ्लोज को 10 साल से आगे प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। 10 साल से आगे का डीसीएफ मॉडल नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अगर कोई इन्वेस्टर अपने डीसीएफ मॉडल में 15 या 20 साल की कंटिन्यूअस हाई ग्रोथ अज्यूम कर रहा है तो वो टेक्निकली सिर्फ खुद को बेवकूफ बना रहा है। 10 साल के बाद दुनिया कितनी बदल जाएगी, टेक्नोलॉजी क्या होगी, कंपटीशन कैसा होगा, सब कुछ एकदम धुंधला हो जाता है। 10 साल इज द हार्ड लिमिट। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को अब एक साथ जोड़ें तो धंधों का पूरा चक्रव्यूह अब काफी साफ होता नजर आ रहा है। हाँ। हमें सिंपल और एग्जिस्टिंग बिजनेसेस ढूंढने हैं जिन्हें आसानी से समझा जा सके। उन्हें तब खरीदना है जब मार्केट किसी टेम्पररी पैनिक की वजह से उन्हें डिस्ट्रेस्ड कंडीशन में पेनीज ऑन द डॉलर पर बेच रहा हो। फिर इंट्रिंसिक वैल्यू निकालकर एक बड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कंफर्म करना है और तभी अपना कैपिटल हेविली डिप्लॉय करना है। और इस पूरी स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा अंडरलाइंग फिलॉसफी यही है कि स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएट करने के लिए हमें हमेशा एक इनोवेटर यानी नई खोज करने वाला बनने की जरूरत नहीं होती। इनफैक्ट इनोवेशन बहुत हाई रिस्क एक्टिविटी है। ज्यादातर ओरिजिनल आइडियाज और नए प्रोडक्ट्स बुरी तरह फेल हो जाते हैं मार्केट में। कॉस्ट ऑफ इनोवेशन बहुत ज्यादा होती है। एग्जैक्टली। उसके बजाय एक कॉपी कैट यानी प्रूवन सक्सेसफुल मॉडल्स को क्लोन करने वाला बनना एक बेहतर और मैथमेटिकली साउंड स्ट्रैटेजी है। चाहे वो पापा पटेल की लो कॉस्ट मोटेल ऑपरेशंस हो, मनीलाल का ऑपर्चुनिस्टिक एक्सपेंशन हो, ब्रैनसन का लो रिस्क लॉन्च हो या फिर मित्तल का ग्लोबल एसेट आर्बिट्राज।
धंधों का पूरा सार इसी एक मंत्र में छिपा है। हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। पर इन सब प्रिंसिपल्स और एग्जाम्पल्स को समझने के बाद ना दिमाग में एक बिल्कुल नया थॉट आता है। ये सारे फ्रेमवर्क्स प्राइमरीली फिजिकल एसेट्स, मोटेल्स, प्लेन्स, स्टील प्लांट्स, इन सब पर बेस्ड हैं। लेकिन आज की इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तेजी से बढ़ती डिजिटल दुनिया में, जहां लगभग जीरो कैपिटल के साथ ग्लोबल टेक्नोलॉजी बिजनेसेस शुरू हो रहे हैं, क्या वहां ये क्लोनिंग या कॉपीकैट मॉडल सच में उतना ही इफेक्टिव है? ये एक वैलिड क्वेश्चन है आज के कॉन्टेक्स्ट में। या फिर टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ने कॉम्पिटिटिव मोड्स और आर्बिट्राज की परिभाषा को इतना फंडामेंटली बदल दिया है कि धंधों के नियम अब एक बिल्कुल नया रूप ले चुके हैं। अगर एक डिजिटल स्टार्टअप का डाउनसाइड शुरू से ही ऑलमोस्ट जीरो है और स्केलिंग डे वन से इनफाइनाइट है, तो क्या नई टेक इकोनॉमी में ट्रेडिशनल वैल्यू इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट ही पुराना हो गया है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर इन्वेस्टर्स को गहराई से सोचना चाहिए। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड पार्ट। आप सभी का स्वागत है हमारी इस गहरी पड़ताल में। आज का जो हमारा मिशन है ना, वो मुनीश पबराई की किताब द धांधो इन्वेस्टर के दूसरे हिस्से के रहस्यों को खोलना है, यानी चैप्टर 10 से लेकर 17 तक। बिल्कुल। और देखिए, पहला हिस्सा जहां धंधों की एक सॉलिड नींव रखने के बारे में था, वहीं ये जो दूसरा हिस्सा है ना, ये निवेश के सबसे एडवांस्ड और साइकोलॉजिकल पहलुओं पर फोकस करता है। मतलब कम रिस्क लेकर आखिर ज्यादा मुनाफा कैसे कमाया जाए, वही बात हो रही है यहाँ। एग्जैक्टली। ये उस बारे में है कि जब आपको एक प्रैक्टिकली सेफ मौका मिले तो आपको अपना दिमाग कैसे चलाना है और कितना कैपिटल एलोकेट करना है। अच्छा, वैसे अगर हमारे पास रिस्क कम करने का तरीका पहले से है, तो असली सवाल दिमाग में ये आता है कि मेरा मतलब है, हमें आखिर अपना कितना पैसा दांव पर लगाना चाहिए, 10% या पूरा 100%? हाँ, और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है चैप्टर 10 में, जिसे धांधो 301 कहा गया है। इस चैप्टर का मूल मंत्र बहुत ही सीधा है: कम दाव लगाओ, बड़े दाव लगाओ और कभी-कभी लगाओ। फ्यू बेट्स, बिग बेट्स, इनफ्रीक्वेंट बेट्स। पर इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड मैथ है। बेल लैब्स के एक मशहूर रिसर्चर थे, जॉन लैरे केली जूनियर। उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया था जिसे हम केली फॉर्मूला कहते हैं। पबराई इसे बहुत मानते हैं। अच्छा, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके समझते हैं। ये केली फॉर्मूला प्रैक्टिकली काम कैसे करता है? देखिए, एक सिक्का उछालने का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए अगर हेड आए तो आपको $2 मिलेंगे और अगर टेल आए तो आपका $1 चला जाएगा। ओके, तो यहाँ फायदा दिख रहा है। बिल्कुल। यहाँ आपका जो एज यानी मैथमेटिकल फायदा है वो 50 सेंट का है। तो केली फॉर्मूला के हिसाब से आपको इस बेट पर अपनी कुल पूंजी का केवल 25% ही दांव पर लगाना चाहिए, उससे ₹1 ज्यादा नहीं। वेट, रियली? तो क्या शेयर बाजार कोई कसीनो की तरह है जहां हम कार्ड गिनकर, जैसे वो मशहूर एडवर्ड थॉर्प करते थे, अपने दांव को बस घटाया बढ़ा सकते हैं? सही पकड़ा आपने। एडवर्ड थॉर्प ने सच में यही किया था। और सिर्फ थॉर्प ने, वॉरेन बफेट ने भी 1963 में ठीक यही अप्रोच अपनाई थी। 1963 में? क्या हुआ था उस साल? अमेरिकन एक्सप्रेस का एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था उस वक्त। मार्केट में पूरी तरह पैनिक था, लेकिन बफेट को पता था कि कंपनी के जीतने की संभावना यानी ऑड्स अभी भी लगभग 90% थे। उनका ब्रांड बहुत स्ट्रांग था। ओह वाह! तो उन्होंने कितना दांव लगाया इस पर? उन्होंने अपनी पार्टनरशिप का पूरा 40% पैसा उस एक अकेली कंपनी पर लगा दिया। 40%? एक स्कैंडल वाली कंपनी पर? ये तो बहुत ज्यादा अग्रेसिव लगता है। पर मैथमेटिकली ये सबसे सेफ बेट थी उनके लिए। और इसी वजह से जो आम म्यूचुअल फंड होते हैं ना, जो 80 से 100 शेयर रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में, वो बाजार से हमेशा पीछे रह जाते हैं। वो कभी 40% दांव लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। राइट। तो अगर हमें ऐसे बड़े दांव लगाने हैं, तो हमें ऐसी सिचुएशंस चाहिए जहां नुकसान की गुंजाइश ना के बराबर हो। और मुझे लगता है यहाँ से आर्बिट्राज का कॉन्सेप्ट जुड़ता है हमारी चर्चा में। एकदम सही। चैप्टर 11 यानी धंधो 302 पूरी तरह आर्बिट्राज पर ही फोकस करता है। बेसिकली पबराई ने 4 तरह के आर्बिट्राज समझाए हैं। 4 तरह के? पहला कौन सा है? पहला है ट्रेडिशनल कमोडिटी आर्बिट्राज, जैसे किसी एक बाजार में सोने की कीमत सस्ती हो, वहां से खरीदा और दूसरे बाजार में महंगे दाम पर बेच दिया। स्टॉक आर्बिट्राज, जैसे बर्कशायर हैथवे के क्लास ए और क्लास बी शेयर्स के प्राइस में जो थोड़ा बहुत गैप होता है, उसका फायदा उठाना। तीसरा है मर्जर आर्बिट्राज, लेकिन सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण है चौथा टाइप, जिसे धंधो आर्बिट्राज कहते हैं। धंधो आर्बिट्राज? आई थिंक इसको समझाने के लिए मैं एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए 2 शहर है, टाउन ए और टाउन बी।
और इनके बीच लगभग 17 माइल की दूरी पर एक नया शहर बस रहा है, टाउन सी। अच्छा, फिर? अब एक नई यानी एक बार्बर नोटिस करता है कि टाउन सी के लोग बाल कटाने के लिए पूरे 17 माइल ड्राइव करके आते हैं। तो वो स्मार्टली उस 17 माइल की दूरी का फायदा उठाता है और टाउन सी में अपनी दुकान खोल लेता है। अब उसका कंपटीशन 0 है। बिल्कुल, और उस 17 माइल की कन्वीनियंस के बदले वो प्रीमियम चार्ज कर सकता है। हाँ, वही तो उसका आर्बिट्राज स्प्रेड हुआ। लेकिन यहाँ मेरा एक चैलेंज है इस कॉन्सेप्ट को लेके। ये आर्बिट्राज हमेशा तो नहीं टिकेगा ना। मेरा मतलब है, कल को कोई और नई भी तो आकर ठीक उसके सामने अपनी दुकान खोल सकता है। आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। कैपिटलिज्म ऐसे ही काम करता है। धंधो आर्बिट्राज हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक ये रहता है, निवेशक भारी मुनाफा कमाते हैं। मतलब जब तक दूसरा नई दुकान खोले, पहला वाला अमीर हो चुका होता है। एग्जैक्टली। इस किताब में कॉम्प्यूलिंक का एक बड़ा शानदार उदाहरण है। उसके 2 20 वर्षीय संस्थापकों ने शुरुआती आईटी बूम में एक ऐसा ही स्प्रेड देखा था। उन्होंने डिमांड और सप्लाई के उस गैप से तब तक मुनाफा कमाया जब तक बाकी दुनिया को समझ में आता। ओह, जैसे गाइको का डायरेक्ट इंश्योरेंस मॉडल था। उन्होंने एजेंट्स को बीच में से हटा दिया और लोगों को डायरेक्ट इंश्योरेंस बेचना शुरू किया। जब तक बाकी बड़ी कंपनियां जागी, गाइको मार्केट लीडर बन चुका था। सही कहा आपने। और मॉन्टगोमरी वॉर्ड की फेमस मनी बैक गारंटी भी इसका एक एग्जाम्पल थी। उस जमाने में मेल ऑर्डर पर लोगों को भरोसा नहीं था, तो उन्होंने गारंटी देकर रिस्क खत्म कर दिया। ये ट्रस्ट उनका धंधो आर्बिट्राज। तो इसका मतलब है कि अगर हम किसी चीज को उसकी असली कीमत यानी इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत कम में खरीदते हैं, तो हमें भविष्य की सटीक भविष्यवाणी करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो डिस्काउंट है वही हमारा सुरक्षा कवच बन जाता है। एकदम परफेक्टली समझाया आपने। अगर आप भविष्य पढ़ने की कोशिश करेंगे तो गलती जरूर होगी। वॉरेन बफेट ने 1973 में जब वॉशिंगटन पोस्ट खरीदा था, तो उन्होंने फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं किया था, बस इसी मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फायदा उठाया था। उस डील में उन्हें कितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिला था? आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। उस समय कंपनी की असली कीमत 40 से 50 करोड़ डॉलर के आसपास थी, लेकिन पूरे शेयर बाजार में उसकी पूरी कीमत केवल 10 करोड़ डॉलर लगाई जा रही थी। वेट, 40 से 50 करोड़ डॉलर की चीज 10 करोड़ डॉलर में? ये तो सीधा सीधा डिस्काउंट था। बिल्कुल, बफेट ने बस उसी गैप को देखा और पैसा लगा दिया। पर एक बात दिमाग में आती है, जो कंपनियां इतनी सस्ती मिलती हैं बाजार में, वो अक्सर किसी न किसी बहुत बुरी खबर से घिरी होती हैं। तो क्या उनमें निवेश करना अपने आप में खतरनाक नहीं है? लाइक कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ। ये कंफ्यूजन बहुत कॉमन है, और इसलिए चैप्टर 13 यानी धंधो 402 में पवराई, रिस्क और अनसर्टेनिटी के बीच का अंतर बहुत ही गहराई से समझाते हैं। ये दोनों अलग बातें हैं। वॉल स्ट्रीट वाले तो इन दोनों को एक ही समझते हैं ना? वही उनकी सबसे बड़ी गलती है। वॉल स्ट्रीट अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी देखते ही शेयर के दाम गिरा देता है, लेकिन एक समझदार निवेशक को कम रिस्क और उच्च अनिश्चितता यानी लो रिस्क हाई अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशंस की तलाश करनी चाहिए। लो रिस्क और हाई अनसर्टेनिटी, तो इसका सीधा मतलब वही हुआ जो अक्सर मैं कहती हूँ, चित आए तो मैं जीतूं और पट आए तो मेरा ज्यादा नुकसान ना हो। हाँ, वही आपका सिग्नेचर कैच फ्रेज एकदम परफेक्टली फिट बैठता है यहाँ। पॉब्राइन ने इसके 3 एक्चुअल उदाहरण भी दिए किताब में। ओह, एग्जाम्पल्स बताइए, उससे ज्यादा क्लियर होगा। पहला एग्जाम्पल है स्ट्यूअर्ट एंटरप्राइजेस का। ये कंपनी अंतिम संस्कार यानी फ्यूनरल के बिजनेस में थी। उनका शेयर गिरकर $2 पर आ गया था, क्योंकि मार्केट को लग रहा था कंपनी डिफॉल्ट कर जाएगी। तो अनसर्टेनिटी तो बहुत ज्यादा थी वहां। हाँ, लेकिन एक्चुअल रिस्क केवल 1% था, क्योंकि उनके पास प्राइम लोकेशंस पर प्रॉपर्टीज थी जिनकी कीमत उनके कर्ज से कहीं ज्यादा थी। वाओ! और बाकी 2 एग्जाम्पल्स कौन से थे? दूसरा था लेवल 3 कम्युनिकेशंस के बॉन्ड्स। वो बॉन्ड्स 18 से 30 सेंट में मिल रहे थे, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर कंप्लीटली क्रैश हो गया था। और तीसरा फ्रंटलाइन नाम की एक टैंकर कंपनी का केस था, जहां तेल बाजार गिरने के बावजूद उनके हार्ड एसेट्स उन्हें सेफ बना रहे थे। समझ गए, हार्ड एसेट्स उनका डाउनसाइड प्रोटेक्ट कर रहे थे। लेकिन एक बात बताइए, जब हम इन सुरक्षित बिजनेसेस की तलाश करते हैं, तो क्या हमें नए और इनोवेटिव आइडियाज पर दांव नहीं लगाना चाहिए? सोसाइटी में तो इनोवेटर्स की ही पूजा होती है। ये सोच बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन चैप्टर 14 यानी धांधो 403 में पवराई इसका एक बड़ा सा नामे जवाब देते हैं। उनका मानना है कि इनोवेशन एक जुआ है। जुआ? पर क्यों? क्योंकि नए आइडियाज के फेल होने के चांस 90% होते हैं। इसकी जगह सक्सेसफुल मॉडल्स की नकल करना यानी कॉपीकैट बनना एक पक्की जीत है। ये सच में सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। लोगों को तो लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े व्यवसायी महान इनोवेटर्स थे। ये बस एक रोमांटिसाइज स्टोरी है, असलियत कुछ और है।
पबराय ने इस भ्रम को बहुत अच्छे से तोड़ा है। जैसे मैकडॉनल्ड्स का एग्जाम्पल ले लीजिए। रे क्रॉक ने असली मैकडॉनल्ड भाइयों के आइडिया की एग्जैक्ट नकल की थी। उन्होंने फास्ट फूड इन्वेंट नहीं किया था। अपना ओएस और स्प्रेडशीट बनाया था, उन्होंने स्क्रैच से थोड़ी बनाया था। बिल्कुल सही। यहाँ तक कि खुद मोनिश पबराई ने भी, जब उन्होंने पबराई फंड शुरू किया था, तो उन्होंने वॉरेन बफेट की पुरानी फीस स्ट्रक्चर और उनके निवेश की नियमों की हूबहू नकल की थी। जैसे अपने पोर्टफोलियो के बारे में कभी किसी से बात न करना। हाँ, वही रूल्स। क्लोनिंग में एग्जीक्यूशन का रिस्क होता है, इन्वेंशन का नहीं, इसलिए ये ज्यादा सेफ है। अच्छा, चलिए ये तो समझ आ गया कि चक्रव्यूह में कैसे घुसना है, शेयर कैसे खरीदना है, लेकिन बाहर कैसे आना है। मुझे लगता है बेचना आखिर में सबसे मुश्किल काम होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। आपने बहुत डीप पॉइंट पकड़ा है। चैप्टर 15 और 16 इसी बारे में है। पबराई इसे महाभारत के अभिमन्यु के चक्रव्यूह का एक सुंदर रूपक देकर समझाते हैं। अभिमन्यु की दुविधा, जैसे उसे अंदर जाना आता था पर बाहर आना नहीं। एग्जैक्ट वही चीज। निवेश में प्रवेश करने के लिए हमारे पास 7 सख्त सवाल होने चाहिए। अगर हम पहले से एग्जिट नहीं प्लान करेंगे तो फंसे रहेंगे। यानी अगर शेयर की कीमत खरीदने के बाद अचानक गिर जाती है, जैसे जंगल में किसी शेर के दहाड़ने पर हम बस भागना चाहते हैं पैनिक करके, तो हमें डर कर बेचना नहीं है। बिल्कुल नहीं। नियम ये कहता है कि किसी भी शेयर को खरीदने के 2 से 3 साल के भीतर तो आपको उसे घाटे में बेचना ही नहीं चाहिए। पर अगर कंपनी सच में बर्बाद हो रही हो तो तब भी रुके रहें। रुकिए, इसमें एक एक्सेप्शन है। अगर ये पूरी तरह साबित हो जाए कि बिजनेस की इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा के लिए गिर गई है, तभी बेचिए। जैसे अगर आपने एक गैस स्टेशन खरीदा और तेल का दाम $150 हो जाए, जिसकी वजह से लोग ड्राइविंग ही छोड़ दें। हाँ, तब इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा के लिए गिर जाती है। तब लॉस बुक करके निकल लीजिए, वरना वेट कीजिए जब तक बाजार का मूल्य असली कीमत के बराबर ना आ जाए। सही है। और ऐसे 50 सेंट वाले डॉलर ढूंढने के लिए जहां इमोशन बीच में ना आए, वहां जोएल ग्रीनब्लट के मैजिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करने का जिक्र किया है ना उन्होंने। हाँ, मैजिक फॉर्मूला का उपयोग करना बिल्कुल ऐसा है जैसे एक छोटे से बैरल में मछली पकड़ना। ये फॉर्मूला बाजार में सस्ती और हाई रिटर्न वाली कंपनियां फिल्टर करके दे लेता है। ये तो काफी प्रैक्टिकल लगता है, लेकिन यहाँ मेरा आखिरी सवाल है आपसे। बाजार में 30,000 से ज्यादा शेयर मौजूद हैं। ऐसे में हम अपने इन मैजिक फॉर्मूला वाले चंद शेयर्स पर फोकस आखिर कैसे बनाए रखें? बहुत शोर है वहां। इसका बहुत ही शानदार जवाब चैप्टर 17 में मिलता है। अर्जुनाज फोकस, एक महान योद्धा से निवेश के सबक। आपको द्रोणाचार्य और अर्जुन की वो तीरंदाजी की परीक्षा तो याद होगी? हाँ बिल्कुल। जब द्रोणाचार्य ने पूछा कि उन्हें क्या दिख रहा है, तो बाकी सबने पेड़, पत्ते या डाल की बात की, पर अर्जुन ने कहा कि उन्हें केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। तो निवेश की दुनिया में ये चिड़िया की आंख क्या है? निवेश की दुनिया में ये चिड़िया की आंख एक इन्वेस्टर का सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस है। एक सच्चा धंधो निवेशक बाजार के 99% शोर को, जैसे इकोनॉमी कहाँ जा रही है या इलेक्शंस में क्या हो रहा है, पूरी तरह नजरअंदाज करता है और सिर्फ अपने दायरे में रहता है। हाँ, वो केवल उन्हीं साधारण और सिंपल बिजनेस पर अपना पूरा ध्यान लगाता है जिन्हें वो गहराई से समझता है। यही अर्जुन जैसा फोकस है। तो इस पूरी गहरी पड़ताल को अगर मैं समराइज करूं, तो धंधो निवेश के मुख्य सिद्धांत बहुत क्लियर है। कम दाव लगाओ, धंधो आर्बिट्राज ढूंढो, हमेशा एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो, और इनोवेटर्स की जगह कॉपीकैट्स पर दाव लगाओ। बिल्कुल। और फाइनली अर्जुन जैसा फोकस रखो। ये वाकई किसी भी रिटेल इन्वेस्टर को इंस्टीट्यूशन लेवल का डिसिप्लिन दे सकता है। सही कहा। और जाते जाते मैं आप सभी श्रोताओं के सोचने के लिए एक आखिरी और थोड़ा गहरा विचार छोड़ना चाहूंगा। जरूर, क्या है वो विचार? देखिए, आज की दुनिया में जहां हर सेकंड नई इन्फॉर्मेशन हम पर हावी हो रही है, क्या एक निवेशक का सबसे बड़ा हथियार ये सीखना हो सकता है कि कुछ न करना ही असली बुद्धिमत्ता है। कुछ न करना मतलब बस इंतजार करना? हाँ, केवल एक सही मौके के लिए सालों तक धैर्य रखना और बाकी टाइम चुपचाप बैठे रहना। शायद यही आज के टाइम का सबसे बड़ा धंधो आर्बिट्राज है। एक वाकई में हिला देने वाला थॉट। हमेशा एक्शन लेना जरूरी नहीं होता। शांति से बैठे रहना और सही मौके का इंतजार करना एक बहुत बड़ी कला है। और इस गहरे विचार के साथ हम आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं विराम देते हैं। Now we are going to wrap up with a short summary और theme of a book। आज हम बात करने वाले हैं मोनीश पबराई की किताब द धांडो इन्वेस्टर के बारे में। ये किताब एक माइंड ब्लोइंग आइडिया सामने रखती है, मिनिमम रिस्क के साथ मैक्सिमम रिटर्न्स कैसे कमाए जाएं। देखिए, ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, हाई रिटर्न चाहिए तो हाई रिस्क तो लेना ही पड़ेगा।
राइट। लेकिन ये किताब इसी सोच को, इसी कन्वेंशनल विजडम को चैलेंज करती है। ये हमें सिखाती है कि सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर वो नहीं है जो सबसे बड़ा रिस्क लेता है, बल्कि वो है जो रिस्क को ऑलमोस्ट जीरो कर देता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम धंधों के तरीके को समझेंगे, फिर पटेल मोटल की इनक्रेडिबल कहानी जानेंगे, इसके बाद धंधों इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क को देखेंगे, दांव लगाने की कला सीखेंगे और आखिर में अर्जुन के परम ध्यान के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि धंधों का असल मतलब क्या है और ये ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग से इतना अलग क्यों है। तो धंधों का मतलब सिर्फ बिजनेस नहीं है, इट्स अ होल माइंडसेट। ये एक ऐसी सोच है जहां रिस्क को कम करना आपकी पहली प्रायोरिटी है और रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना दूसरी। बेसिकली ये दौलत बनाने का एक बेहद स्मार्ट तरीका है। अब थ्योरी तो हो गई, चलिए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं कि धंधों असल में काम कैसे करता है। और पटेल समुदाय की कहानी से बेहतर इसका कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। जरा सोचिए, एक नया देश, भाषा भी नहीं आती और पॉकेट में प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं। पटेल समुदाय ने इन्हीं मुश्किल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल परिस्थितियों में अपनी शुरुआत की थी। और आज गेस व्हाट, नतीजा हैरान करने वाला है। पटेल समुदाय के पास अमेरिका में 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मॉर्टल एसेट्स हैं। सवाल यह है, हाउ ऑन अर्थ डिड दे डू दैट? इस कामयाबी का राज क्या था? उनका मॉडल, इट वॉज सिंपल येट एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। उन्होंने डिस्ट्रेस्ड मोटेल्स खरीदे, पूरा परिवार उसी में रहता और काम करता था, जिससे रेंट और सैलरी कॉस्ट्स जीरो। इस वजह से वो इलाके में सबसे सस्ते रेट्स ऑफर कर पाए, जिससे ऑक्यूपेंसी बढ़ गई। ऑक्यूपेंसी बढ़ी तो कैश फ्लो बढ़ा और उसी कैश फ्लो से उन्होंने एक एक करके अपना पूरा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। तो पटेलों की इस इनक्रेडिबल कहानी से कौन से प्रिंसिपल्स निकलते हैं? व्हाट्स द सीक्रेट रेसिपी? चलिए अब उस फ्रेमवर्क को देखते हैं जिसे कोई भी इन्वेस्टर अपनी स्ट्रैटेजी में अपना सकता है। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन पूरी धंधो फिलॉसफी का निचोड़ है। इसका मतलब है कि सिर्फ ऐसे दांव लगाओ जहां जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो और अगर हार भी गए तो नुकसान ना के बराबर हो। ये हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन का कोर मंत्रा होना चाहिए। ओके, सो हियर्स द कोर फ्रेमवर्क। ये 9 प्रिंसिपल्स इसकी फाउंडेशन है। सिंपल बिजनेसेस खरीदो, स्पेशली जब वो मुश्किल में हो। ऐसे बिजनेस चुनो जिनका एक मोट हो, यानी एक कंपेटिटिव एडवांटेज जिसे कॉपी करना मुश्किल हो। और जब सही मौका दिखे तो छोटे मोटे नहीं बल्कि एक बड़ा कैलकुलेटेड बेट लो। चलिए इस फ्रेमवर्क के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट आइडियाज को जरा और गहराई से समझते हैं। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो एक एवरेज इन्वेस्टर और एक स्मार्ट धंधो इन्वेस्टर के बीच का फर्क तय करते हैं। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है क्या भला? सिंपल टर्म्स में आप किसी चीज की असली कीमत से बहुत कम पे करते हैं। मान लीजिए एक बिजनेस की इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए है, लेकिन आप उसे 50 रुपए में खरीदते हैं। ये जो 50 रुपए का क्वेश्चन है ना, वही आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ये आपको गलती करने का रूम देता है और आपके प्रॉफिट पोटेंशियल को डबल कर देता है। ये गेम चेंजिंग डिस्टिंक्शन है। रिस्क और अनसर्टेनिटी, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। रिस्क का मतलब है पैसा परमानेंटली खोने की प्रोबेबिलिटी, जबकि अनसर्टेनिटी का मतलब है कि फ्यूचर में क्या होगा ये क्लियर नहीं है। बहुत सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं। मार्केट को अनसर्टेनिटी से नफरत है और इसी कंफ्यूजन का फायदा धांधो इन्वेस्टर उठाते हैं। और ये स्लाइड ये आर्बिट्राज का परफेक्ट एग्जाम्पल है। आर्बिट्राज का मतलब है एक ऐसा फायदा ढूंढना जहां रिस्क लगभग शून्य हो। जैसे पटेलों ने सबसे लो कॉस्ट ऑपरेटर बनकर एक आर्बिट्राज बनाया जिसे कोई और मैच ही नहीं कर सकता था। ये बिना किसी बड़े रिस्क के गारंटीड प्रॉफिट कमाने का एक तरीका है। धंधो इन्वेस्टर वो रोज रोज ट्रेडिंग नहीं करते, दे वेट, धैर्य के साथ सही मौके का इंतजार करते हैं। और जब उन्हें एक ऐसा दांव मिलता है जहां हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच, तो वो छोटा मोटा नहीं बल्कि बड़ा इन्वेस्ट करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन की जगह कॉन्सेंट्रेशन इन हाई प्रोबेबिलिटी बेट्स, ये उनकी ताकत है। तो ये सिर्फ रूल्स नहीं है, इट्स अ माइंडसेट। ये एक धंधो इन्वेस्टर की तरह सोचने का तरीका है। ये सिर्फ इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं बल्कि एक ट्रू इन्वेस्टर होने के बारे में है। महाभारत की ये कहानी तो सबको पता होगी। अर्जुन की तरह जब आप एक इन्वेस्टमेंट को एनालाइज कर रहे हो तो मार्केट का शोर, एक्सपर्ट्स की ओपिनियंस, न्यूज़ चैनल्स सब भूल जाइए। आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उस बिजनेस की इंट्रिंसिक वैल्यू और उसमें छुपे रिस्क को समझने पर होना चाहिए। यही अर्जुन का फोकस है। तो सवाल अब ये है, आपका अगला लो रिस्क हाई रिटर्न वाला दाव कहाँ? आपकी नजरों के सामने ही छिपा है। धंधों के मौके हर जगह होते हैं, अक्सर वही जहां कोई और देख नहीं रहा होता।
सवाल ये है कि क्या हम अर्जुन जैसा फोकस और पटेलों जैसी सोच रखकर उन्हें पहचान सकते हैं? प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड एंड फैमिली, like and subscribe to the channel. See you in the next video.